Hello students, good morning to all. Today's topic is conservation of forest in India. Conservation मतलब conservation means बचाना, उनको कंजर्व करके रखना. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम फॉरेस्ट हमारे नेचुरल रिसोर्स है और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना हमारी ड्यूटी है. जस्ट बिकॉज अगर नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो उन्हें वापस से रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर ज़्यादा टाइम शायद इतना कि हमारी ह्यूमन लाइफ ही ना रहे, तो हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना है. और वो हम कैसे बचा सकते हैं, हम उनका प्रॉपर केयरफुल यूज़ करें और कुछ रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करके रखना है. ठीक है, अब वहाँ पे हम देखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1894 इन इंडिया. 1894 में जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बिफोर इंडिपेंडेंस, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी फॉरेस्ट के को लेकर के, और दे एस्टैब्लिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन एवरी स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट. उन लोगों ने हर पर्टिकुलर इंडिया के हर स्टेट में एक डिपार्टमेंट बनाया था, दैट इज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो क्या ध्यान देता था, वो प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट का डेवलपमेंट पे ध्यान देते थे. देयर आवर टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी. ये पॉलिसी बनाने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्ट था ब्रिटिशर्स का, वो ये था दैट रेवेन्यू कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, दो था, एक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब डिफॉरेस्टेशन से बचाने का लिए, और एक रेवेन्यू कलेक्शन मतलब जब हमारे फॉरेस्ट अच्छे खासे होंगे, हमारा अफॉरेस्ट्रेशन होगा. अफॉरेस्ट्रेशन मतलब बढ़ना, डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन द ट्रीज, एंड अफॉरेस्ट्रेशन मतलब प्लांटिंग द ट्रीज, है ना. तो उससे हमारी रेवेन्यू भी अच्छी खासी कलेक्ट होगी. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, इन 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में इंडिपेंडेंस के बाद में हमारा एक बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ, दैट इज सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड. न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज मेड, और नई पॉलिसीज़ बनाई गई, और उनके जो पॉइंट्स थे वो ये थे, फॉरेस्ट एरिया शुड बी इंक्रीज टू 33.3%. उन्होंने अपनी पॉलिसी का जो पहला रूल था वो ये लिखा कि हमें अपने फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज़ करना है, कहाँ तक, 33.3% तक. फॉरेस्ट्रेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी है. प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट को बचाना है हमें. फॉरेस्ट्री रिसर्च मतलब हमें उसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर रिसर्च करना है कि और किस तरह से हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं. सेकेंड, द पॉलिसी वॉज रिवाइज्ड ऑन, और सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, ये डेट्स लर्न रखना ज़रूरी है कि ब्रिटिश ने सबसे पहले कब इस्टेब्लिश किया था, 1894 में बिफोर इंडिपेंडेंस. फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस कब हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में, और उसके बाद फिर से एक पॉलिसी रिवाइज्ड हुई, मतलब चेंज हुई. चेंज होके वो 1988 में बनी. द मेन ऑफ पॉलिसी इज प्रोडक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट. और इस पॉलिसी में उनका जो मेन एम था वो यही था कि हमें फॉरेस्ट को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है और उसका डेवलपमेंट करना है. द पॉलिसी होल्ड द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव: मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी थ्रू प्रिवेंशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस. मतलब हमें अपने एनवायरमेंट को बचा करके रखना है ताकि हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन ना हो और हमारा एनवायरमेंट ख़राब ना हो. उसके लिए हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखना है, उस पर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डालने हैं ताकि वो ख़राब ना हो, और उनकी मरम्मत करनी है. ठीक है, ताकि कोई भी इकोलॉजिकल डिसबैलेंस ना हो. सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, और हमारे जो नेचुरल हेरिटेज मतलब जो हमें ऑलरेडी ट्रीज़ और कुछ प्लांट्स जो हमें नेचर से गिफ्ट में मिले हैं, और कुछ ऐसे जो हमारी नेचर ब्यूटी को बढ़ाते हैं, उनको बचाना है. चेक ऑन सॉइल इरोजन एंड डेनुड्रेशन इन कैचमेंट एरियाज ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हमें सॉइल इरोजन को प्रॉपर चेक करते रहना है, और डेनुड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ कवरिंग, और हमें एरियाज जो हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे
बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जैसे रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स वगैरह, टैंक्स वगैरह, इनको भी बचा करके रखना है। चेक ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इन डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड अलॉन्ग विथ कोस्टल ट्रैक्स, ठीक है। और हमें और क्या, हमें जो ये सैंड ड्यून्स हो जाते हैं, रेत के कीले में कीड़े पड़ जाते हैं और सैंड खराब होने लगती है डेजर्ट एरियाज़ की, उनको भी चेक करते रहना है, ठीक है। सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेस्ट ट्री कवर थ्रू मैसिव अफॉरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स। और हमें अपने एरिया के फॉरेस्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, उनके बारे में लोगों को बताना है कि वो हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ प्रोग्राम्स को कंडक्ट करके हमें बचाना है अफॉरेस्टेशन करना है। अफॉरेस्टेशन मतलब बढ़ाना। स्टेप टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल, वुड, फॉडर एंड माइनरल फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड टिम्बर फॉर ट्राइबल एंड रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। और हमें मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो रिवर्स वगैरह होती है और इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो वाटर को ख़राब करती हैं, और अगर उनको टिम्बर या वो चाहिए रहता है तो वो डिफॉरेस्टेशन करती जाती है, काटते जाते हैं पेड़ पौधों को, उनको भी रोकना है। इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट द नेशनल नीड्स, और अपने नेशन की नीड्स को जानकर कि अगर उनको बहुत ज़्यादा फूड और हनी वैक्स चाहिए, है ना, हनी वैक्स और बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमें उसकी पहले किसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ओके। फिर है encouragement of efficient utilization of forest, produce an optimum substitution of wood। और हमें क्या करना है, हमें अपने फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन से बचाना है, और अगर हो सके तो हमें अपने वुड के लिए कोई और सब्सटीट्यूशन ढूंढना है। स्टेप टू क्रिएट मैसिव पीपल मूवमेंट विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड मिनिमाइज द प्रेशर ऑन एग्जिस्टेंट फॉरेस्ट। और हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए पीपल्स के लिए, और ऐसे कुछ प्रोग्राम कंडक्ट करने चाहिए ताकि जो हमारे फॉरेस्ट को काट रहे हैं अपने यूटिलाइजेशन के लिए, उनको हम रोक सकें। थर्ड पॉलिसी, इन 1990 20 ईयर नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू मेक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 फंक्शनल। उसके बाद 1988 के बाद 1999 में नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया ताकि हम फॉरेस्ट का डेवलपमेंट कर पाएँ, और उन लॉन्च में हमें और भी कुछ नए पॉइंट्स बताए गए जो हम अभी पढ़ेंगे। दैट इज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन, मतलब हमें फॉरेस्ट के लिए एक इस्टेब्लिश करना है, सेंट्रल कमीशन इस्टेब्लिश करनी है। इन 1965 सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिशेस सेंट्रल, ये लर्न रखने हैं। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, सो प्लीज़ बी फोकस ऑन डेट्स बिकॉज एग्जाम्स में बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग डेट्स। एक्सरसाइज बहुत सारी कवर होती है इससे हमारी, तो हाईलाइट करके जाना है आपको और लर्न करना है। 1965 में सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी, किसके रिगार्डिंग, सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन के लिए। मार्केट स्टडी एंड टू कोऑर्डिनेट इंस्टीट्यूट इंगेज इन फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट को स्टडी किया, मार्केट में ये देखा कि कितने लोग इंगेज हैं इस डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, कितने लोग इंगेज हैं और कितने लोग इसको में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सेकेंड है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 टू फाइंड आउट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट इन द फॉरेस्ट। उसके बाद सेकेंड पॉलिसी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, कब, 1961 में, ये देखने के लिए कि टोटल फॉरेस्ट में कितने गुड टाइप ऑफ गुड्स अवेलेबल है। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट देहरादून। फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंटर अंडर द काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च इन देयर रिस्पेक्टिव इको क्लाइमेट जोन। Its 4 region centers are Bangalore, Coimbatore, जबलपुर एंड बुरनीहट। यहाँ ये 4 मेन रीजन्स को सेट किए गए जहाँ पे इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया,
फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जहाँ पे ये उनसे फॉरेस्ट से रिलेटेड रिसर्च कर रहे थे कि हम और कैसे फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं और हम कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं, और उनसे रिलेटेड एजुकेशन भी इन्होंने काफ़ी जगहों पे प्रोवाइड कराने के लिए 4 मेन जोन बनाए गए, दैट इज़ बिगलौर, जबलपुर, बुनियाड और कोयम्बटूर। फिर है establishment of woodcraft training center in 1965 a woodcraft training center was established in Dehradun to train the forest officer employees of state forest department। उसके बाद 1965 में एक वुडक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया देहरादून में, ताकि हम फॉरेस्ट के ऑफिसर्स और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नॉलेज दे सके, उनको ट्रेन कर सके। ओके, नेक्स्ट है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉपरेशन, और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट वाज डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू प्रिवेंट दिस प्रैक्टिस, दिस कॉपरेशन वाज एस्टैब्लिश इन 19 स्टेट्स। और फिर उसके बाद स्टेट वाइज कुछ उसके बाद स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में स्टेट वाइज कॉर्पोरेशंस बनाए गए, जहाँ पे जो मेन कटिंग होती है फॉरेस्ट की वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू होती है। उनको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दिस प्रैक्टिस, उनको रोकने के लिए ये कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश हुआ 19 स्टेट्स में, ताकि ये रोक सके। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। दिस इंस्टीट्यूट इज एस्टैब्लिश इन अहमदाबाद in 1978 in collaboration with स्वदेश कंपनी। उसके बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक इंडियन इंस्टीट्यूट बनाया गया, कहाँ पे? अहमदाबाद में। कब? 1978 में। किसके साथ कोलैबोरेट होके? स्वदेशी कंपनी के साथ। सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन भोपाल। और ये देखते हुए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सेम ऐसा एक इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे किया? भोपाल में किया, ताकि हम ट्रेन कर सकें और रिसर्च कर सकें। पीजी ऑफ डॉक्टर्स डिग्री अवॉर्डेड हेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड केस स्टडी। और फिर हमें उनसे रिलेटेड पीजी कोर्स स्टार्ट हुआ, और फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे हमने एक इंस्टीट्यूट बना के बच्चों को उसके रिसर्च और स्टडी करने के लिए पीजी कॉलेजेस और डिग्रीज भी प्रोवाइड करवाई। ओके, उसके बाद है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उसके बाद इन 1980 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया, जिसमें फॉरेस्ट लैंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। जिस एक्ट में ये बताया गया कि जो फॉरेस्ट की लैंड है उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते एग्रीकल्चर लैंड में जब तक गवर्नमेंट की परमिशन नहीं हो। विदाउट टेकिंग गवर्नमेंट परमिशन हम फॉरेस्ट की लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिसकी मेन गवर्नमेंट ने 4 ग्रुप्स में उनको क्लासिफाई किया, 4 कैटेगरीज में उनको बांट दिया: प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, village forest and tree groups. From the management point of view, forests are categorized into 3 groups. लेकिन अगर हम उनके मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। जिसमें से उनका परसेंटेज था रिजर्व फॉरेस्ट का 52, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का था 32 और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का था 16%। ठीक है, उसके बाद आया हमारा वन महोत्सव। इन 1950 KM मुंशी द एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैड स्टार्टेड वन महोत्सव। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1950 में हमारे जो KM मुंशी थे, जो कि एग्रीकल्चर के मिनिस्टर थे, उन्होंने एक वन महोत्सव स्टार्ट किया, जिनमें उन्होंने ये कहा दैट प्लांट मोर ट्रीज मूवमेंट। ठीक है, प्लांट मोर ट्रीज मूवमेंट टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया एंड टू मोटिवेट पीपल फॉर प्लांटेशन। उन्होंने ये वन महोत्सव क्यों स्टार्ट किया था? उन्होंने वन महोत्सव इसलिए स्टार्ट किया था सो दैट हम पीपल्स को मोटिवेट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करने के लिए, है ना। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड ऑन फ्रॉम 1st to 7th जुलाई एवरी ईयर इन आवर कंट्री। ठीक है, और वन महोत्सव कब सेलिब्रेट? वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट दिस लाइन। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1st जुलाई to 7th जुलाई ऑफ एवरी ईयर इन आवर कंट्री।
ठीक है। उसके बाद है सोशल फॉरेस्ट्री। दिस प्रोग्राम ऑफ प्लांटेशन इज स्टार्टेड इन एसोसिएशन विथ वर्ल्ड बैंक. इट एम टू प्लांट यूजफुल ट्री इज वेस्ट लैंड, रोड साइड एंड कैनल एम्बैंकमेंट्स नियर विलेजेस. इसमें क्या कहा गया कि इस प्रोग्राम में ये कहा गया कि हमें प्लांटेशन स्टार्ट करनी है वर्ल्ड बैंक के साथ, जिसका मेन एम था कि हम ट्रीज़ का वेस्ट ना करें, लैंड्स का वेस्ट ना करें और रोड साइड्स पे हम प्लांटेशन करें, है ना. ये इनका मेन एम था. उसके बाद 1 ट्री फॉर एवरी चाइल्ड. ये दिस स्लोगन, अब ये 1 ट्री फॉर एवरी चाइल्ड है स्लोगन, ठीक है. स्लोगन इज डेवलप्ड इन स्कूल एंड कॉलेजेस. ये मेन स्कूल और कॉलेजेस में हुआ, बोला गया और ये स्लोगन वहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हुआ. पीपल पार्टिसिपेट इन इंक्रीज बाय पब्लिशिंग वन महोत्सव एंड बाय फार्म फॉरेस्ट्री. और पीपल ने इसमें पार्टिसिपेट किया किसके थ्रू, वन महोत्सव से मोटिवेट होके एंड बाय प्लांटिंग ट्रीज ऑन रोड साइड. उसके बाद उन्होंने रोड के साइड्स पे प्लांटेशन करना स्टार्ट किया, रेलवे साइड्स पे प्लांट और नदी तालाबों के साइड्स में, बैंकमेंट्स में नदी तालाबों के साइड्स में प्लांटेशन करना स्टार्ट किया. कटिंग ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट इज प्रिवेंटेड बाय द इफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट. और हमारा जो ग्रीन ट्रीज को काटना, डिफॉरेस्ट्रेशन करना था, वो भी प्रिवेंट हुआ. किससे, इन सारे जो भी हमारे एक्ट्स बने थे इनके इम्प्लीमेंटेशन से. इम्प्लीमेंटेशन मतलब जब ये अप्लाई होना चालू हुए, ये लागू होना चालू हुए. कटिंग ट्रीज एंड एनिमल्स ग्रेजिंग इज प्रिवेंटेड इन हिमालयन रीजन. और हमारे एनिमल्स को बचाना और ट्रीज को बचाना भी प्रिवेंट हो गया. ओके, मतलब बंद हो गया. Joint forest management. This program is being practiced in 21 states of our country. About 70 lakh hectares of degraded forest in the country are being managed and protected through some 35 villages forest protection committee. इस प्रोग्राम में क्या हुआ, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या हुआ, हमारे जो इंडिया के 21 स्टेट में ये प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें से 35,000 विलेज ने इनमें कंट्रीब्यूट किया. और हमारे जो इंडिया के ट्रीज़ हैं और जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको बचाया गया. उनको बचाने, उनकी देखभाल के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए 35 विलेज के लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया. ओके. फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट. फॉरेस्ट फायर मतलब जो हमारे जंगलों में और हमारे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, उनको भी कंट्रोल करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना गया. दैट इज फायर इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द कंट्री. ठीक है. several appropriate measures have been undertaken to reduce the incidence of fires in forest. बहुत सारे ऐसे चीज़ों का यूज़ किया गया ताकि हम इनको कम कर सकें. उनमें से द UNDP असिस्ट मॉडर्न फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट इन चंद्रपुर, जिसमें से हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट किया, चंद्रपुर में, महाराष्ट्र में है जो, एंड हल्द्वानी एंड नैनीताल में फिर सेकेंड हुआ. इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोग्राम कहाँ पे हुआ, वो उत्तर प्रदेश में हुआ. इज इन ऑपरेशन इन 10 स्टेट ऑफ आवर कंट्री. और ये ऑपरेशन हमारे कंट्री के 10 स्टेट्स में इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया गया. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टॉपिक खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.